क्या प्राइवेट स्कूलों में आरटीई एक्ट के तहत 25% कोटा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, क्या वो सिर्फ कागजों पर है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कानून जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार तो देता है, लेकिन असल जिंदगी में स्कूल उस अधिकार को क्वाइटली इग्नोर कर रहे हो? क्या ऐसा सही है कि पेरेंट्स ऑनलाइन पोर्टल, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर ना समझ पाने की वजह से अपने बच्चे के शिक्षा का अधिकार खो रहे हो, राइट टू एजुकेशन को खो दे? और अगर सरकारें क्लियर रूल्स ही ना बनाएं, तो क्या कोई संवैधानिक राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएगा क्या? 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में कहा है कि अब ऐसा नहीं चलने वाला, और एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। फैसले का नाम है, केस का नाम है दिनेश बीवाजी अश्तिकार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2026। दिनेश बीवाजी अश्तिकार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2026। इस फैसले की कॉपी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25% फ्री सीट कोटा अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट को इफेक्टिवली लागू करने के लिए स्ट्रॉन्ग और बाइंडिंग डायरेक्शंस जारी की। यह फैसला सिर्फ स्कूल्स के बारे में नहीं है, यह फैसला है इक्वालिटी, सोशल इंटीग्रेशन और यंग इंडिया के फ्यूचर के बारे में। आइए इस जजमेंट को बिल्कुल ही सिंपल, स्पष्ट और पूरी गहराई के साथ समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 25% जो आरटीई एक्ट के तहत कोटा है, ये है क्या? देखिए, आरटीई एक्ट क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को लागू किया गया था संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत। अनुच्छेद 21 ए ये गारंटी देता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। ध्यान रहे, अनुच्छेद 21 ए जो है वो फंडामेंटल राइट है इस एक्ट की। और जो ये आरटीई एक्ट है, इसकी जो सबसे पावरफुल प्रोविजन है, धारा है, वो है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी इस पूरे कानून की सबसे पावरफुल धारा है। इस धारा के अनुसार सभी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, मतलब जो सरकार से कोई ग्रांट इन एड नहीं ले रहे हैं, ऐसे प्राइवेट स्कूल्स को अपनी क्लास स्ट्रेंथ का, जितनी भी उनकी क्लास स्ट्रेंथ है, उसका कम से कम 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के लिए रिजर्व करना होगा। यानी कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को कम से कम 25% आरटीई एक्ट के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत रिजर्वेशन रखते हुए गरीब बच्चों को एडमिशन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि क्लास के बीच भेदभाव टूटे, कास्ट का भेदभाव खत्म हो, जेंडर का भेदभाव खत्म हो और बच्चे एक साथ बराबरी के साथ पढ़े। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये संवैधानिक इक्वालिटी का प्रैक्टिकल रूप है। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, और आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये क्यों पहुंचा। इस केस की शुरुआत एक साधारण शिकायत से हुई थी। एक पेरेंट ने, एक अभिभावक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, ये कहते हुए कि उसके बच्चों को 25% आरटीई कोटा के तहत एडमिशन नहीं मिला। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस से हुए हैं और अभिभावक ने, पेरेंट ने समय पर अप्लाई नहीं किया, इसलिए गलती पेरेंट की है। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, तब तक 8 साल बीत चुके थे। इसलिए इंडिविजुअल रिलीफ जो है, उस बच्चे को एडमिशन दिलाने वाला जो रिलीफ था, वो अपना जो प्रभाव था वो खो चुका था, इनफ्रक्चुअस, अब उसका कोई मायने नहीं रखता था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत बड़ा सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पेरेंट यानी कि अभिभावक बार बार
अवेयरनेस की कमी की वजह से, जानकारी की कमी की वजह से, अनक्लियर प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव गैप की वजह से अपने अधिकार खो देते हैं तो गलती व्यक्ति की नहीं है, सिस्टम की है। इसलिए कोर्ट ने एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को ही ठीक करने का फैसला लिया इस केस के अंदर, और यहीं से ये जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है और प्रेसिडेंट मेकिंग बन गया। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के अंदर कोर ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उसको समझते हैं। ये जजमेंट जो है जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा द्वारा लिखी गई और कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है कि जो ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है आरटीई एक्ट का, ये भारत की सोशल स्ट्रक्चर को बदलने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को लागू करने का साधन है, और अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो आर्टिकल 21 ए डेड लेटर बन जाएगा, यानी कि सिर्फ पेपर पर ही रह जाएगा अनुच्छेद 21 ए। कोर्ट ने साफ चेतावनी भी दी है कि जब तक क्लियर और एनफोर्सिएबल रूल्स नहीं बनते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी मुश्किल हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इल्यूजन बनकर रह जाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो कोर्ट का मतलब था कि कानून है लेकिन रूल्स नहीं है, अधिकार है लेकिन प्रोसीजर नहीं है, ऑब्लिगेशन है लेकिन एनफोर्समेंट नहीं है, और वो अधिकार सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 38 ऑफ आरटीई एक्ट के तहत सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को अनिवार्य बताया कि धारा 38 के तहत जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसके तहत सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को बनाना मैंडेटरी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा कि अगर कानून फ्री एजुकेशन देता है लेकिन पेरेंट्स जानकारी और मदद के अभाव में उसका फायदा नहीं उठा पाते तो जिम्मेदार कौन होगा? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा, क्या अभिभावक उसके दोषी हैं या सिस्टम उसका दोषी है? अब बात करते हैं, स्टेट को रूल्स बनाने का निर्देश दिया गया है। इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को बाइंडिंग डायरेक्शंस दी हैं और कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 38 के तहत डिटेल्ड रूल्स और रेगुलेशन बनाना अनिवार्य है। फ्रेम डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर सेक्शन 38 ऑफ द आरटीई एक्ट, सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने हैं। दूसरा, एनसीपीसीआर के रेफरेंस में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल एंड स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के रेफरेंस में कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रूल्स बनाए जाएंगे राज्यों के द्वारा वो किनके कंसल्टेशन में बने? जो राज्य या फिर जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो ये रूल्स बनाएंगे कंसल्टेशन में किसके साथ? एनसीपीसीआर के, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नेशनल एंड स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एनसीपीसीआर को इस मामले के अंदर इंप्लीड किया गया क्योंकि सेक्शन 31 ऑफ आरटीई एक्ट जो है वो एनसीपीसीआर को मॉनिटरिंग पावर देता है और एनसीपीसीआर के पास पहले से ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी मौजूद है। और कोर्ट ने यहां पर यह भी निर्देश दिया है कि एनसीपीसीआर स्टेट से कंप्लायंस की जानकारी कलेक्ट करेगा और मार्च 31 तक एफिडेविट फाइल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट किया है कि कोर्ट खुद कंप्लायंस को मॉनिटर करेगा। मतलब यहां पर समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये देखेंगे कि ये रूल्स राज्यों के द्वारा बनाए जा रहे हैं या नहीं, हम इसको खुद से मॉनिटर करेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई एडमिशंस का 3 स्टेज एसओपी क्या दिया है या उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं उसको समझते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे फैसले का। कोर्ट ने एडमिशंस के लिए 3 स्टेज फ्रेमवर्क जो है अप्रूव किया है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। जो पहला स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज के तहत जो मुख्य निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि स्कूल्स को 20 वर्किंग दिनों के अंदर सीट्स डिक्लेयर करनी है। दूसरा, एडमिशन शेड्यूल का वाइड एडवर्टाइजमेंट करना है। और तीसरा, एकेडमिक ईयर से कम 2 महीने पहले कैलेंडर तैयार हो जाना चाहिए। और चौथा, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करना होगा। और पांचवा, ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए क्लियर क्राइटेरिया बनाना है। और छठा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो है वो क्लियर लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत, वो सब कुछ बताना होगा। और सातवां, डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का भी गठन करना होगा। ये क्या है? ये प्रिपरेटरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है।
दूसरे एसओपी के स्टेज 2 एसओपी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेज 2 का जो एसओपी है और वो एप्लीकेशन सिलेक्शन और एडमिशन के लेवल पर एसओपी के रूप में काम करेगा, और उसके जो सेफगार्ड्स हैं वो ये है कि सबसे पहले स्कूल, ब्लॉक ऑफिसर्स एंड सर्विस सेंटर्स पर हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। दूसरा, सिलेक्शन क्राइटेरिया और ड्रा ऑफ लोट्स जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा। और तीसरा, एप्लीकेशन की जो स्क्रूटनी है वो अथॉरिटीज करेंगी, स्कूल्स नहीं करेंगे। एप्लीकेशन की जो स्क्रूटनी है वो अथॉरिटीज करेंगी, स्कूल नहीं करेंगे। और चौथा, डिफेक्ट करेक्शन के लिए विंडो देना अनिवार्य है। और पांचवा, सेक्शन 32 के तहत ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए। और तीसरा स्टेज है स्टेज 3, वो पोस्ट एडमिशन स्टेज के लिए एसओपी है। यानी कि जब बच्चे का एडमिशन हो जाए उसके बाद के निर्देश ये है कि पहला, सिलेक्शन रिजल्ट स्पीकिंग ऑर्डर से पब्लिश होना चाहिए। दूसरा, जो वैकेंट रिजर्व्ड सीट्स है उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए। और तीसरा, एडमिटेड बच्चों की फर्दर स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। और चौथा, स्कूल्स को टाइमली रिम्बर्समेंट होना चाहिए। और पांचवा, पोस्ट एडमिशन इंक्लूजन और डिग्निटी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये 3 लेवल का जो एसओपी है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जारी किया। आप बताइए कि आपको ये सुप्रीम कोर्ट के डिटेल्ड डायरेक्शंस कैसे लगे। अब बात करते हैं कि ये जजमेंट इतना क्यों जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जजमेंट अपने आप में इतना बड़ा है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि एडमिशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, प्राइवेट स्कूल्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़े और पुअर पेरेंट्स के लिए, गरीब अभिभावकों के लिए ईज ऑफ एक्सेस हो जाए अच्छे स्कूलों का अपने बच्चों के लिए। और डिजिटल डिवाइड को भी ये कम करना और साथ के साथ डिस्क्रिमिनेशन में प्रोटेक्शन करना। सबसे महत्वपूर्ण बात इस फैसले की ये है कि एजुकेशन प्रिविलेज नहीं है, ये बात सुनिश्चित करता है ये फैसला। और एजुकेशन एक संवैधानिक राइट है, फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 के तहत, ये भी ये फैसला सुनिश्चित करता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि प्राइवेट ऑटोनोमी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिफीट नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और अंतिम निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर तय कर दिया है कि 25% आरटीई कोटा जो है, राइट टू एजुकेशन कोटा जो है वो मैंडेटरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और स्टेट को एनफोर्सिएबल रूल्स बनाने होंगे और प्रोसीजर की कमी से आर्टिकल 21A डिफीट नहीं हो सकता। और चौथा, जो नेबरहुड स्कूल को इक्वालिटी प्रमोट करनी ही होगी। ये जो जजमेंट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पेपर प्रॉमिस से एनफोर्सिएबल रियलिटी में बदल देता है। ये फैसला सिर्फ एक अभिभावक के लिए नहीं है, एक पेरेंट के लिए नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों के फ्यूचर के लिए भी है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप मानते हैं कि इक्वालिटी की शुरुआत क्लासरूम से होती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अन्य वेलफेयर लॉज में भी ऐसी ही मॉनिटरिंग करनी चाहिए जैसी उसने इस केस के अंदर बोली है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।